To all of you, my students, today we are going to read the poem Ode to Autumn. Ode to Autumn by John Keats. Ode to Autumn by John Keats, romantic poet. First introduction and then I will come on poem. John Keats, 1795 1821, 1795 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मात्र 26 वर्ष 26 ईयर्स ये बच्चे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, छायावादी कवियों में महानतम कवि थे। जिस तरह से हिंदी में छायावादी एज है, छायावादी एक युग है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी छायावादी एक एज है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स, पीवी शेली, एसटी कॉलरिज, ये सब छायावादी युग के कवि हैं। जिस तरह से हिंदी में महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, हु वाज बोर्न एट मूनफील्ड, इनका जन्म कहां हुआ था? मूनफील्ड में, लंदन। Studied at Clark School at Ilfield, deeply interested in cricket and boxing. इन्होंने शिक्षा पाई क्लार्क स्कूल इनफील्ड में और इनकी गहरी रुचि थी खेल में, सबसे ज्यादा क्रिकेट और बॉक्सिंग यानी मुक्केबाजी में, क्रिकेट और बॉक्सिंग में। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. इन्हें ग्रीक मैथोलॉजी से बहुत ही लगाव हो गया, यूनान के पौराणिक गाथा से। He even started a translation of Virgil's Aeneid. वर्जिल ग्रीक के एक महान कवि थे, उनकी एक रचना था एनिड, उसको इन्होंने ट्रांसलेट किया ग्रीक भाषा से इंग्लिश में। His ambition to become a poet was fired by his first acquaintance with Spenser Fairy Queen. When he read Edmund Spenser's Fairy Queen, he decided to become a poet. To become a poet. जब ये पहली बार एडमंड स्पेंसर की एक कविता फेरी क्वीन पढ़े, उसके बाद इन्होंने निर्णय ले लिया कि अब हम क्या बनेंगे? कवि। यानी स्पेंसर तो मर चुके थे, लेकिन स्पेंसर को ही इन्होंने अपना गुरु मान लिया, अपना टीचर मान लिया। His first poem, Line in Imitation of Spenser, was published in 1814. 1814 में इन्होंने एक पहली कविता लिखी जिसका शीर्षक दिया इन्होंने लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशंस ऑफ स्पेंसर। His first volume of poetry entitled Poems was published in 1817. 1817 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था पोएम्स। बहुत छोटी सी पुस्तक, लेकिन बहुत से कविताएं उसमें थी। His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth. इन्होंने जब इंडैमियन लिखा तो वर्ड्सवर्थ ने उनकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की, बहुत ही बड़ाई किया कि बहुत ही अच्छी कविता है। It was published in 1818. 1818 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। His odes, इसके बाद इन्होंने 7 ओड लिखे लगातार। Ode to Nightingale, Ode to Autumn, Ode to Indolence, Ode to Grecian Earth,
इस तरह से 7 ओड इन्होंने लिखा और तब तक ये अंग्रेजी के एक महान कवि के रूप में विख्यात हो चुके थे। वास्तव में जॉन कीट्स मेडिकल का छात्र थे, एमबीबीएस की पढ़ाई पढ़ रहे थे, लेकिन पढ़ाई छोड़कर इनके जीवन में कभी बसंत नहीं आया। इसलिए इन्होंने किसके बारे में कविता लिखा? पतझड़ के बारे में। जैसा कि शीर्षक है ओड टू ऑटम, माने पतझड़ के गीत। शीर्षक का हिंदी होगा पतझड़ का गीत या पतझड़ का गान। बहुत छोटे थे तो पिताजी मर गए, मां ने दूसरी शादी कर ली। 3 भाई थे, सबसे बड़े थे जॉन कीट्स, सेकेंड वाला था अल्फ्रेड कीट्स और सबसे छोटा था जिसका नाम था टॉम कीट्स। 2 भाई साथ पढ़ते थे, फर्स्ट और सेकेंड। छोटा मां की भी मृत्यु हो गई ट्यूबरकुलोसिस से, छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई ट्यूबरकुलोसिस से। जब ये मेडिकल में पढ़ रहे थे तो इन्हें एक क्लासमेट से लव अफेयर था जिसका नाम था फैनी ब्राउन। उसने इन्हें रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये शॉर्ट स्टेचर के थे, थोड़ा नाटा करके थे। यानी हम इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने कभी जीवन में सुख नहीं देखा, बसंत कभी देखा नहीं। हमेशा किसको क्या सामना हुआ? इनको पतझड़, दुख। ही डाइड, इन्होंने लामिया और हाइपेरियन भी लिखे, ईव ऑफ द सेंट एग्निस लिखे। ऑफलाइन क्लास रहता तो बहुत इन डिटेल में हम लोग पढ़ते। ईव ऑफ द सेंट एग्निस कितना इंटरेस्टिंग पोएम है ना? उसमें बताया गया है ईव ऑफ द सेंट एग्निस में कि एक वर्जिन समझता है ना, अनमैरिड गर्ल अपने दिल में, अपने मन में जिसको अपना हस्बैंड मान लेती है और ईव ऑफ सेंट एग्निस की पूजा करती है, तो उसी व्यक्ति को उसके हस्बैंड के रूप में प्राप्त होता है। जबकि कितना हो वह दूर रहे, कितना हो दुश्मनी रहे उससे, यही होता है। इसमें दिखाया है उसने। He died of tuberculosis in 1821। 1821 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किस से? ट्यूबरकुलोसिस से, टीबी से। इन द एज ऑफ 26, मात्र 26 वर्ष में। बर्ड्सवर्थ बचे 80 वर्ष, विलियम बर्ड्सवर्थ बचे 80 वर्ष और जॉन कीट्स बचा मात्र कितना? 26 वर्ष। अगर 30 भी पार करता तो बर्ड्सवर्थ को बहुत पीछे छोड़ देता, इतना टैलेंट था इसके पास। बट विद इन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस। अपने कम जीवन में, बहुत कम समय में इन्होंने महानता हासिल की। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflect his awareness of the pains and suffering of life। इनकी कविता ओड टू नाइटिंगेल पढ़िए, लामिया पढ़िए, पूरा अपने बिलवेड फैनी ब्राउन के बारे में लिखा है। ओड टू नाइटिंगेल में हॉस्पिटल मान लिया है दुनिया को। जब इनके भाई बीमार थे, हॉस्पिटल में सेवा कर रहे थे, छोटा भाई मर गया हॉस्पिटल में ही। तो इस तरह से इनकी कविताओं में दुख भी है, पीड़ा भी है, कष्ट भी है। टू हिम ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर, ब्यूटी ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। इन्होंने हाइपेरियन में लिखा ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ए थिंग जॉय फॉर एवर। सुंदरता ऐसी चीज है जो हमेशा आनंद देती है। कोई भी चीज सुंदर होता है तो उसे देखने की इच्छा होती है। ब्यूटी इज ए थिंग जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल। अगर दुनिया में कोई सत्य है तो वह सुंदर है, और अगर कोई सुंदर है तो वह सत्य है। इन्होंने इस प्रिंसिपल को प्रतिपादित किया, स्टैब्लिश किया अपने पोएम हाइपेरियन में।
In the poem Ode to Autumn, Keats describes the beauty and characteristic spirit of autumn in series of memorable pictures exhibiting the principle of beauty in nature. वर्ड्सवर्थ नेचर के पुजारी थे, लेकिन जॉन कीट्स नेचर में जो सुंदर चीज था, ही वॉज वर्शिपर ऑफ ब्यूटी। किसके पुजारी थे ये? सुंदरता का, ब्यूटी का। और पीवी शैली रिवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी विचार के थे। इन्होंने इस कविता में अधिकांशतः कवि हिंदी साहित्य के हो या अंग्रेजी साहित्य को, सबों ने किसकी प्रशंसा की है? बसंत ऋतु की। लेकिन जॉन कीट्स ने डेयर किया पतझड़ को एस्टेब्लिश करने की, कि पतझड़ बसंत से भी क्या है? ज्यादा अच्छा है। और उसको एस्टेब्लिश किया इन्होंने। हम लोग देखेंगे जब पढ़ेंगे, अभी पहला स्टैंजा हम लोग आ रहे हैं, देखिएगा। ओड टू ऑटम, पतझड़ के गीत, पतझड़ के गान। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। पहला लाइन, ऐसे जब ऑफलाइन क्लास होता था तो एक दिन इंट्रोडक्शन में लगता था 2 क्लास, है ना? लेकिन ऑनलाइन में अब उतना करेंगे तो संभव नहीं है। सीजन्स ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। सोचिए, कवि बताना चाहता है कि पतझड़ में भी कुहासा युक्त वातावरण और पके हुए फलों की प्रचुरता रहती है। कभी यही बताते हैं पहला लाइन में, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मीलो फ्रूटफुलनेस। ऑटम इज द सीजन ऑफ मिस्ट एंड अबंडेंस ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर। प्रचुर मात्रा में फल और फूल मिलते हैं। क्लोज बॉज़म थ्रेड ऑफ मैच्योरिंग सन। ऑटम सीजन और सन यानी सूर्य में गहरी दोस्ती होती है, क्योंकि इसी ऋतु से सूर्य की ताप में वृद्धि होना क्या होता है? स्टार्ट होता है, शुरू होता है। इसलिए कवि कहते हैं, क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस। दोनों मिलकर प्रेरित करते हैं वृक्षों को, और वृक्षों में फल लद जाते हैं। कोई भी चीज का वृक्ष हो, उसमें फल क्या होते हैं? लद जाते हैं। ये ओवर स्टेटमेंट है, एग्जरेटेड पिक्चर है। वास्तव में ऐसा स्प्रिंग में होता है, लेकिन कवि का कहना है कि नहीं, ऐसा कब होता है? पतझड़ में। विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। बिल्कुल कवि का विजुअल इमेजिनेशन यहां काम कर रहा है। कवि देख रहा है कि फूस के छत पर अंगूर की लताएं ओलती पर चढ़कर, ओलती माने छत के बाहर जैसे जो ओलती हुआ, उस पर चढ़कर तेजी से फूस के छत पर क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। अंगूर की लताएं दौड़ नहीं सकती है, क्या हो रहा है? फैल रहा है। यहां पर्सनिफिकेशन हो गया। दौड़ता है कौन? सजीव प्राणी। अब वाइन्स को कभी क्या बना दिया? लिविंग, कि वह क्या हो रहे हैं? दौड़ रहे हैं। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। दूसरा एग्जांपल, एप्पल ट्री में, सेब के वृक्ष में कितने मात्रा में फल लद गए हैं कि धरती तक उसकी डालियां क्या हुई है? झुक गई है, और ऐसा लगता है कि एक झोपड़ी बन गया है, और उसमें हरापन आ गए, उसके मोस्ट काई युक्त फल हो गया। बिल्कुल कभी जाइएगा तो देखिएगा सेब के वृक्ष
किस तरह से फल लग जाते हैं वास्तव में। कभी इसी बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर प्रस्तुत किया है। टू बेंड विथ एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्री। कॉटेज ट्री कहता है झोपड़ी नुमा वृक्ष बन गया, यानी उसके चारों ओर डालियां क्या हुई है, नीचे आ गई है, फिर फ्रूट के लोड से, भार से, और ऐसा लगता है कि चारों तरफ एक झोपड़ी बन गया है और उसमें हरापन आ गया, काई युक्त। मॉस माने काई होता है और मॉस्ट माने काई से भरा हुआ। एंड फील ऑल फ्रूट विथ रिपनेस टू द कोर। ऑल फ्रूट्स रिपनेस टू द कोर। सभी फल कभी कहते हैं कि अंदर तक क्या हुआ है, पक गया है, पक गया है। उसके नीचे टू स्वेल द गॉड। कोहड़ा भी क्या हुआ है, मोटा हो गया है, बड़ा हो गया, फूल गया है। एंड प्लम द हेजल सेल्स। जो पहाड़ी बादाम है, हेजल्स मैंने लिखा है वहीं पर, पहाड़ी बादाम, वह भी गूदेदार हो गया है। उसके सेल्स भी, उसके कवच भी, जैसे अखरोट खाए होंगे आप, नहीं? अखरोट के सीड को हम खाते हैं, उसके कवर को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वही तरह का होता है पहाड़ी बादाम, जिसके सेल्स को हम लोग फेंक देते हैं और सीड को खाते हैं। विथ स्वीट कर्नल। उसके बीज, पहाड़ी बादाम का बीज भी क्या हो गया, बहुत ही मीठा हो गया है, वेरी स्वीट, बहुत ही मीठा हो गया है। टू सेट बडिंग मोर। इतना ही नहीं, कभी कहना चाहते हैं पहला स्टैंजा में कि विभिन्न प्रकार के फल और फूल इस ऋतु में मिलते हैं। एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज। मधुमक्खियों के लिए बाद तक फूल मिलता रहता है, जिससे वह अपना भोजन बनाती है। लेटर फ्लावर फॉर द बीज until they think warm days will never cease। कभी बताना चाहते हैं कि मधुमक्खियां को इतने प्रचुर मात्रा में फ्रूट्स, फ्लावर मिलते हैं। पराग जिसको भोजन करता है, वह चाहता है कि पतझड़ ऋतु, गर्मी का दिन कभी समाप्त नहीं हो। क्यों चाहता है कि गर्मी का दिन कभी समाप्त नहीं हो? क्योंकि उसे प्रचुर मात्रा में क्या मिलते हैं, भोजन। और जब प्रचुर मात्रा में भोजन मिलते हैं तो उसके छत्ते में शहद की भी क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells। उसके छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में इतना ओवरब्रिम्ड हो गया है, अब लगता है कि बूंद बूंद करके क्या होगा, गिरेगा, टपकेगा, और पूरा छत्ता चिपचिपा हो गया, ग्लू चैपका हो गया है। कभी पहला स्टैंजा में बिल्कुल एक्यूरेट पिक्चर प्रस्तुत करते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स का। पहला स्टैंजा में कवि यही बताना चाहते हैं कि पतझड़ वास्तव में फूलों और फलों की ऋतु है। विभिन्न प्रकार के फल और फूल इस ऋतु में मिलते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा, अंगूर की लताएं, एप्पल्स, गॉड, हेजल्स, और मधुमक्खियां ये चाहती है कि ये सीजन कभी समाप्त नहीं हो, क्योंकि प्रचुर मात्रा में इसे भोजन मिलता है और इसके छत्ते में शहद इतने जमा कलेक्ट हो जाते हैं कि ऐसे लगते हैं ओवरब्रिम्ड, ऊपर तक क्या हुआ है, भर गया है। अब लगता है बूंद बूंद करके क्या होगा, गिरेगा। दूसरा स्टैंजा में कवि ये बताते हैं कि पतझड़ को तुलना किया एक महिला के साथ, जो
घर से कभी बाहर भी नहीं निकली और कहां पहुंच गई? खलिहान और खेत, फसल काटने के लिए। तीसरा स्टैंजा में कवि ये तुलना करते हैं कि सिर्फ बसंत के ही गीत नहीं है, पतझड़ में भी गीत मिलते हैं। बुलबुल गूंगी हो गई, कोयल ने गाना बंद कर दिया, लेकिन कवि को टिड्डा, झिंगुर, रॉबिन पक्षी, स्वैलो, अबाबिल पक्षी, इस सब के संगीत भेड़ के मिमियाना ही प्रिय लगता है। आज सिर्फ हम पहला स्टैंजा का अनुवाद बोले हैं लाइन बाय लाइन, क्योंकि टाइम दोनों स्टैंजा संभव नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टैंजा का समरी बोलेंगे, पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, इतना ही रह देते हैं।